जो भी आपकी योजनाएं होती हैं उसके बारे में आप इन सब के अंदर डिस्कस करते होंगे। 10,000 के करीब इंजीनियर दिल्ली इंजीनियर्स एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। मैं चौथी बार इसका जनरल सेक्रेटरी बना। पब्लिक की समस्याओं को दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर तक ले जाना और इंजीनियरों की समस्याओं को पार्टी से सॉर्ट आउट कराना। सो हमारा टू वे ट्रैफिक रहता है। पीएम आवास योजना को भी डीडीए कर रहा है, तो इसके जरिए भी हम पब्लिक की सेवा करते हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आपको नहीं लगता कि शहरों तक तो ठीक है, ग्रामीण इलाके काफ़ी हद तक इससे छूट जाते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी है, तो इंजीनियर या डॉक्टर वहाँ जाके सेवा करने में आज भी हिचकते हैं। पानी जो गंदा होता है, यमुना जी वगैरह, इनको किस तरीके से लेते हैं आप? पानी की समस्या है, पानी में खराबी है, लेकिन उसके लिए दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स को और एम्प्लॉयज़ को बहुत ध्यान देना चाहिए। मोटिवेशन तो मिलती होगी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसने इंजीनियर की इम्पोर्टेंस को समझा, चाहे वो दिल्ली इंजीनियर्स एसोसिएशन है, डीडीए इंजीनियर्स एसोसिएशन है या एम्प्लॉयज एसोसिएशन है। दिल्ली की पब्लिक की सेवा में साथ साथ लगे हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन, टीम राजनीति.com से। आज हमारे साथ है खास गेस्ट इंजीनियर परम यादव जी, क्वालिफिकेशन बीई सिविल, रिटायर्ड एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्रॉम डीडीए 2019। हालांकि मैंने रिटायर्ड आपके साथ सर ऐड जरूर करा है, लेकिन रिटायर्ड आज भी नहीं है जी। बताइए सर अपने बारे में। मैं डीडीए में 1985 में आया और 1985 में आके 1986 से मैं सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ हूँ और 2019 में मैंने डीडीए से सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन उसके बाद भी लगातार बिना स्टॉप के सामाजिक काम करता चला रहा हूँ, चाहे वो डीडीए इंजीनियर्स एसोसिएशन है, दिल्ली इंजीनियर्स एसोसिएशन है या ऑल डीडीए एम्प्लॉयज एसोसिएशन है या दिल्ली बीजेपी इंजीनियर सेल है। लिस्ट काफ़ी लंबी है आपकी सर। जी। सभी के साथ आप जुड़े हुए रहे? सभी के साथ जुड़े रहे और आज भी जुड़े हुए हैं और आगे भी उम्मीद है ऐसे ही जुड़े रहेंगे। कन्वेयर दिल्ली बीजेपी इंजीनियर सेल, इसके साथ आप कब से जुड़े हुए हैं? बीजेपी इंजीनियर सेल 2019 जुलाई में जब मैं रिटायर हुआ, तो रिटायरमेंट के टाइम भूतपूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी मेरे रिटायरमेंट पार्टी में आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा उसी दिन, जिस दिन रिटायरमेंट थी, मेरी फेयरवेल पार्टी थी, कि आपको हम बीजेपी में लेना चाहते हैं। बस उसके एक महीने बाद दिल्ली बीजेपी ऑफिस में एक प्रोग्राम करके जस्टिस मूलचंद गर्ग और मुझे पार्टी में इंडक्ट किया गया। लेकिन उस टाइम तक पार्टी में ये नहीं था कि इंजीनियर को लिया है तो वो काम किस हैसियत से करेगा। तो फिर ये डिसीजन हुआ कि दिल्ली बीजेपी में इंजीनियर सेल का गठन हो। तो उस टाइम तक कोई इंजीनियर प्रकोष्ठ नहीं था, तो उसके लिए फिर फाइल बना के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा साहब, उनके पास भेजा गया और फिर 1.5 साल में करीब उसकी परमिशन मिली और नया इंजीनियर सेल का गठन हुआ और अगस्त 2021 में इंजीनियर सेल बनाया गया। उसके बाद मुझे उसका कन्वीनर बनाया गया और अगस्त 2021 से मैं लगातार बीजेपी के साथ एज ए कन्वीनर काम कर रहा हूँ। दिल्ली के जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सभी आपके साथ कनेक्ट होते हैं, जो भी आपकी योजनाएं होती हैं, जो आगे क्या करना है उसके बारे में आप इन सब के अंदर डिस्कस करते होंगे। हमारा प्रोग्राम बीजेपी इंजीनियर सेल का रहता है कि जो बीजेपी राष्ट्र सेवा का जो काम कर रही है, समाज सेवा का जो काम कर रही है, देश को चलाने के लिए जो योजनाएं बना रही है, उनको इंजीनियरों का, दिल्ली के इंजीनियरों तक पहुंचाना प्रोग्राम्स को, और दिल्ली के इंजीनियरों के द्वारा समाज की सेवा करना। जैसे दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड में पानी की समस्याएं जो आम जनता की रहती हैं वो इंजीनियर ही सॉर्ट आउट कर सकता है। तो पब्लिक की समस्याओं को दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर तक ले जाना
और इंजीनियरों की समस्याओं को पार्टी से सॉर्ट आउट कराना। सो हमारा 2 वे ट्रैफिक रहता है, इधर दिल्ली की पब्लिक की सेवा, उधर इंजीनियरों की सेवा। पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में आप एक ब्रिज का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, ब्रिज का काम। दिल्ली इंजीनियर एसोसिएशन के एक जनरल सेक्रेटरी भी हैं आप। हाँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। 1996 से मैं दिल्ली इंजीनियर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये मेरा चौथा टर्म है और उसमें दिल्ली के डीडीए, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, एनडीएमसी, फ्लड कंट्रोल, डीएसआईडीसी, इंडियन रेलवेज, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी और प्राइवेट इंजीनियर्स सभी कनेक्टेड सारे कनेक्टेड हैं। करीब 10,000 के करीब इंजीनियर दिल्ली इंजीनियर एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार दिल्ली इंजीनियर एसोसिएशन के थ्रू हम दिल्ली की पब्लिक की सेवा करते चले आ रहे हैं। मतलब पब्लिक को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो इंजीनियर्स के से या फिर किसी चीज़ को लेकर गवर्नमेंट से या कुछ ऐसे, तो वो आपके तक आती है। हाँ, दिल्ली में चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो या रोड की समस्या हो या मकान की समस्या हो, दुकान की समस्या हो, इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म होता है, वो है इंजीनियर का प्लेटफॉर्म। तो दिल्ली इंजीनियर्स एसोसिएशन के थ्रू हम दिल्ली की पब्लिक की सेवा कर पा रहे हैं और 96 से करते चले आ रहे हैं। मैं चौथी बार इसका जनरल सेक्रेटरी बना हूँ। ठीक है, एक आपके साथ पद एक और जुड़ा हुआ है ऑल डीडीए इंजीनियर एसोसिएशन का, इसके आप प्रेसिडेंट हैं। इसमें क्या रोल होता है आपका? इसमें मैं करीब 1986 से डीडीए इंजीनियर्स एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसमें मैं 3 बार जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, 2 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ। 2014 में आप प्रेसिडेंट बने फर्स्ट। 2014 में प्रेसिडेंट बना, उससे पहले मैं 3 बार जनरल सेक्रेटरी था, उससे पहले ट्रेजरर था। तो 2019 में रिटायर होने के बाद 2022 अप्रैल 2022 में इलेक्शंस हुए, तो दिल्ली में रिटायर इंजीनियर पहली बार कोई प्रेसिडेंट बना है, वो डीडीए में मैं बना हूँ। और मैं लगातार डीडीए इंजीनियर्स की वेलफेयर कर रहा हूँ और करीब डीडीए में रिटायर्ड और वर्किंग मिला के करीब 3,000 इंजीनियर हैं, उनका वेलफेयर रहता है। और डीडीए हेड ऑफिस में मेरा विकास सदन में मेरा ऑफिस है, जहाँ से मैं इंजीनियर्स के जो वेलफेयर के प्रोग्राम वो चलाता हूँ। मतलब इंजीनियर्स को कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी, चाहे वो पब्लिकली हो या फिर गवर्नमेंट से हो, तो वो आपके पास आती है। वो मेरे पास आती है। और अगर पब्लिक की होगी तो वो भी। और पब्लिक की जो दिल्ली की पब्लिक की सेवा है वो डीडीए के इंजीनियर्स करते हैं। दिल्ली के पब्लिक की किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, डीडीए से रिलेटेड है, तो वो हमारे पास आते हैं और हम उनको वहाँ बैठ के सॉर्ट आउट कर देते हैं। जनरली एसोसिएशंस ये करती हैं कि वो सिर्फ एसोसिएशन में अपने मेंबर्स का ही वेलफेयर करती हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम लोग अपने इंजीनियर का वेलफेयर तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ अपने इंजीनियर्स को ये प्रेरित करते हैं कि वो दिल्ली की पब्लिक की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। तो ये हमारा काम, ये आपका काम। ठीक है। अच्छा, ऑल डीडीए एम्प्लॉयज एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं आप? हाँ, 2016 में कुछ डीडीए के एम्प्लॉयज़ मेरे पास आए कि परम जी, आप बहुत टाइम से इंजीनियर के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ का भी वेलफेयर करिए। तो 2016 से हम फिर एम्प्लॉयज़ के साथ जुड़ गए, जिसमें क्लास 4 से लेके क्लास 1 एम्प्लॉयज़ तक सारे एम्प्लॉयज़ साथ में हैं, जिसमें अकाउंट्स कैडर है, लीगल कैडर है, रेवेन्यू कैडर है, हॉर्टिकल्चर कैडर है, मिनिस्ट्रियल कैडर है, एज वेल एज इंजीनियर्स। तो सारे डीडीए के एम्प्लॉयज़ इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, जिसमें जो सारे एम्प्लॉयज़ का जो उनके प्रमोशन के इशू हैं, उनके वेलफेयर हैं, या कोई विक्टिमाइजेशन किसी एम्प्लॉय का हो रहा है तो वो हम देखते हैं। तो इस टाइप से ऑल एम्प्लॉयज़ के भी मतलब इंजीनियर्स के अलावा जितने भी हैं, इंजीनियर्स के अलावा डीडीए के सारे एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर जुड़ा हुआ है। टोटल आपके पास? टोटल। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होती कई बार कि? कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाज सेवा करनी है तो वो सारे एम्प्लॉयज़ की हो सकती है। हाँ, तो हमारा फिर यही रहा कि इंजीनियर के साथ साथ सारे एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चलें। ये यूथ के लिए तो ये बड़ा अच्छा मैसेज है कि आप रिटायर होने के बावजूद भी इतना लगे ये काम कर रहे हैं। और 2019 में आपने कहा जैसे रिटायर हुए,
और उससे पहले ही आप ये बीजेपी के साथ जुड़ चुके थे, जी। तो मोटिवेशन तो मिलती होगी पार्टी से। देखिए, पार्टी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी में, किसी भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में कोई इंजीनियर सेल नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसने इंजीनियर की इम्पोर्टेंस को समझा कि इंजीनियर्स का देश की प्रगति में कितना बड़ा योगदान है, और इस योगदान को देखते हुए इंजीनियर प्रकोष्ठ का गठन किया गया। मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं, और ये पहली पार्टी है जो कि दिल्ली में इंजीनियर सेल का गठन हुआ, और मुझे उम्मीद है कि पार्टी आगे चल के नेशनल लेवल पर भी इंजीनियर्स को यूनाइट करेगी और उनका जो सही योगदान है उसको काउंट करेगी, और इंजीनियर के जरिए दिल्ली की पब्लिक की और देश की पब्लिक की सेवा कर पाएगी। पार्टी का तो खैर आपने कहा सपोर्ट आपको मिलता ही है, इसमें तो नो डाउट। पब्लिकली सपोर्ट कितना रहता है इंजीनियर्स को लेकर? पब्लिक का पूरा सपोर्ट रहता है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है और पीएम उदय योजना है। पीएम उदय योजना में 1734 अनऑथराइज कॉलोनी है, उसमें रजिस्ट्री मालिकाना हक देना है पब्लिक को जो अनऑथराइज कॉलोनी के रेजिडेंट हैं, तो वो काम भी डीडीए से होता है। तो हम पब्लिक के रजिस्ट्री में कोई भी दिक्कत आती है तो हम डीडीए के ऑफिसर्स से बातचीत करके और वो सॉर्ट आउट करा के उनकी रजिस्ट्री करने में मदद करते हैं। पीएम आवास योजना है, आवास योजना में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अभी पीछे आपने देखा होगा कि कालका जी में हमने फ्लैट्स बनाए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका उद्घाटन किया और नेशनल लेवल पर कितना उसको सराहा गया। तो वो हमने कालका जी में मकान बनाए, कठपुतली कॉलोनी में बनाए, अब बेरीवाला जेलर वाला बाग पर हम अपने फ्लैट्स बना रहे हैं। तो पीएम आवास योजना को भी डीडीए ही कर रहा है, तो इसके जरिए भी हम पब्लिक की सेवा कर पा रहे हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो जहाँ जहाँ पर आपने ये जो फ्लैट्स की बात करी, वहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो सब कुछ आपके अंडर तो आ जाती है। पार्टी के जरिए पब्लिक आती है हमारे पास और हम उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो एसोसिएशन, इंजीनियर्स एसोसिएशन, चाहे वो दिल्ली इंजीनियर्स एसोसिएशन है, डीडीए इंजीनियर्स एसोसिएशन है या एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, ये दिल्ली की पब्लिक की सेवा में साथ साथ लगे हुए हैं। चाहे वो पीएम उदय योजना है, चाहे पीएम आवास योजना है या कोई जनरल ग्रीवेंस है, सब को लेके हमारा डीडीए का एम्प्लॉई और दिल्ली के इंजीनियर्स सारे इस काम को करने में लगे हैं। अच्छा सर, ये तो हो गई शहरों तक की बात। बीजेपी की गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, आपको नहीं लगता कि शहरों तक तो ठीक है, ग्रामीण इलाके काफ़ी हद तक इससे छूट जाते हैं? बिल्कुल जतिन जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या आज भी है। हालांकि हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा काम किया है। 350 कहाँ मेडिकल कॉलेज पहले होते थे, 650 मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है, लेकिन आज भी गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके समस्याएं हैं। इंडिया जैसा देश जहाँ पर सबसे ज़्यादा डॉक्टर इंडिया प्रोड्यूस, इंजीनियर मैं कहूँगा प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र इन चीज़ों से वंचित है आज भी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी है, तो इंजीनियर या डॉक्टर वहाँ जाके सेवा करने में आज भी हिचकते हैं। तो मेरी जो यूथ है, युवा वर्ग है, उससे मेरी ये प्रार्थना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रूरल एरिया में जाके, ग्रामीण क्षेत्र में जाके सेवा करें। वहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है और असली देश शहर में रहता है, लेकिन शहर से ज़्यादा गांव में रहता है। तो यूथ के लिए बहुत सेटिस्फेक्शन की बात भी होगी यदि वो शहर से छोड़ के गांव में जाके काम करता है। और शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी गांव के लोगों को ज़रूरत है। फैसिलिटी की बात करी आपने कि उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती। हाँ, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, हाँ, डॉक्टर को वो परिवेश वहाँ नहीं मिल पाता, उस टाइप का एकोमोडेशन, बिजली पानी की समस्या है, सिक्योरिटी की समस्या, या डॉक्टर्स के बच्चे या इंजीनियर्स के बच्चे को वहाँ पर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो जिसकी वजह से अभी भी
डॉक्टर्स ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो रूरल एरिया में न जाएं, तो सरकार इस काम में लगी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता होगा कि अब हर गांव में बिजली पहुंच गई है, तो अब पहले से बहुत फ़र्क आया है और डॉक्टर्स इंजीनियर्स अब कोशिश कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन स्टेट्स में सरकार है, वहाँ पर सुविधाएँ पहुँचाने की कोशिश हो रही है और लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी काम करने की ज़रूरत है। अभी काम करने की जरूरत है, मतलब अभी वक्त लगेगा इन चीज़ों को। ठीक है सर। अच्छा, गवर्नमेंट की योजनाएं तो आपने जैसे गिनवाई की, जैसे आवास योजना है और ये जो आपने बीमा के लिए अभी बात करी, तो इनको आप किस तरीके से लेते हैं कि हर पब्लिक तक पहुंच जाती है ये? दिक्कत परेशानी होती तो होगी, ऐसी बात तो नहीं? पीएम उद्योजन योजना में काफ़ी समस्याएं आई हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कई मीटिंग्स डीडीए के वाइस चेयरमैन से की हैं। तो पहले बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ में दिक्कत आती थी, तो शहरी विकास मंत्रालय ने उन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है और उनको सिंप्लीफाई किया है। लेकिन अभी भी जो 1734 अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, उसमें करीब लाखों लोग हैं, तो अभी तक ज़्यादा लोगों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पाई हैं। अभी भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है और डीडीए के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि इस टाइप से पॉलिसी को बनाएं जिससे लोगों को हिंड्रेंस क्रिएट ना हो और जल्दी से जल्दी लोग रजिस्ट्री अपनी करा सकें, जिससे वो अपना लोन ले सकें, क्योंकि जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक लोन नहीं मिल सकता। सो उसमें अभी काम करने की ज़रूरत है। पीएम आवास योजना में हमने 3 प्रोजेक्ट किए हैं, जीलावाला बाग, कठपुतली कॉलोनी और कालकाजी। बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहे हैं और डीडीए और भी झुग्गी क्लस्टर्स को आगे टेकअप करने जा रहा है और झुग्गी वालों के लिए ये बहुत बड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी का ये तोहफा होगा और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी। अच्छा, आवास योजना की जिस तरीके से आपने बात करी कि अच्छा ये सक्सेसफुल रहा आपका, ये जितने भी आपने प्रोजेक्ट बताए, आपको नहीं लगता कि किसी के लिए अपने एरिया से बहुत दूर जाके घर मिलना, जहाँ पर उसका काम नहीं है, उसके लिए दिक्कत वाली बात है? जतिन जी, डीडीए ने ये प्रोग्राम बनाया है कि जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान बनेगा, उनको वहाँ से शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर झुग्गी है वहीं मकान बनेगा। अच्छा, आप उसी को ही वहाँ पर उसी को डेवलप कर उसी एरिया को डेवलप कर देंगे और उसी में उनको मकान मिलेगा, पक्का मकान मिलेगा। और इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रहे हैं हम कालकाजी में कि प्रधानमंत्री जी ने खुद उसको बहुत अप्रिशिएट किया और हमारे इंजीनियर्स को उसमें अप्रिसिएशन लेटर भी मिले हैं कि वंडरफुल काम करके दिया। इलेक्ट्रिसिटी और जल वगैरह की, इनकी पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन हमने लिफ्ट भी लगा के दी। ओ, फ्लैट्स में, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स, वहाँ उनका मार्केट भी होगा, उनके मकान भी होंगे, वहाँ पर सारी सुविधाएं और भी होंगी। ठीक है सर, बिल्कुल ये आपने सही बात कही कि अगर इन चीज़ों को लेकर अगर आपकी गवर्नमेंट इतना ही ज़्यादा ध्यान दे रही है तो इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए लोगों को किसी चीज़ की। उसके बावजूद भी अगर होती है तो वो तो आप लोग बैठे ही हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा डिपार्टमेंट इसके लिए। हमारा इंजीनियर्स एसोसिएशन और ऑल एम्प्लॉयज एसोसिएशन का एक कर्तव्य ये तो है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर करें, लेकिन साथ साथ उससे बड़ा कर्तव्य ये है कि हम दिल्ली की जनता का कैसे भला कर सकते हैं, वो हमारी एसोसिएशन का मेन कर्तव्य होगा और वो अभी है और हम करते जा रहे हैं। और अपने इंजीनियर्स को और एम्प्लॉयज़ को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली की पब्लिक की सेवा करनी है। अच्छा, जैसे आपने कहा जल बोर्ड वगैरह भी आपके अंडर ही आता है, तो ये जो पानी जो गंदा होता है, यमुना जी वगैरह, इनको किस तरीके से लेते हैं आप? ये तो बहुत टाइम से ये वाली प्रॉब्लम चलती आ रही है। दिल्ली जल बोर्ड में पानी की समस्या है, अब बार बार इस बात को उठाया भी जा रहा है। इवन पीछे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात को कहा है कि पानी की समस्या है, पानी में खराबी है, लेकिन उसके लिए दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स को और एम्प्लॉयज़ को बहुत ध्यान देना चाहिए और वो उम्मीद है कि इंजीनियर्स उसमें
आगे निकल के वर्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त लगेगा। सर, रिटायरमेंट के बाद भी आप अभी तक काम कर रहे हैं, यूथ को कैसे आप इस चीज़ को लेकर प्रेरित करेंगे? यूथ के लिए मेरा मैसेज साफ है कि वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी देश की सेवा में भी काम करें, क्योंकि देश सेवा सबसे ऊपर है। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी में या बीएसएफ में भर्ती होके बॉर्डर पर लड़ाई लड़ें। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को ईमानदारी से करें, वो भी एक बड़ी देश सेवा है। यदि एक कोई सफाई कर्मचारी सड़क पर झाड़ू लगाता है और वो ठीक से सफाई करता है और पूरा 8 घंटे की ड्यूटी करता है, तो वो भी एक बड़ी देश सेवा है। तो मेरी यूथ को ये एक संदेश है कि आप कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती। आप जब तक हैं तब तक लगातार आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो आप आर्मी में हैं, चाहे आप अपना कोई निजी काम कर रहे हैं, उसको ईमानदारी से काम करते रहें। और उससे ज़रूरी ये है कि आप अपने काम को एंजॉय करें, क्योंकि जब तक आप अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे तब तक आप उस काम को ठीक से नहीं कर सकते। मैं एक एग्जाम्पल कोट करूँगा कि कुछ लोग तो सर्विस में अपनी तनख्वाह के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने देश सेवा के लिए कभी तनख्वाह भी नहीं ली, और चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल है, चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल से पहले की चीज़ें हैं, जिन्होंने अपना और अपने परिवार का पूरा सेक्रीफाइस कर दिया और बदले में समाज से कुछ नहीं लिया। आप गुरु गोविंद सिंह को देख सकते हैं, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया। सो इस टाइप का बलिदान भी है। मेरी यूथ को ये प्रार्थना है कि ऐसे महापुरुषों से सबक लेके और देश के लिए, समाज के लिए काम करें। सर, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला आपसे। आखिरी में 2 शब्द सर राजनीति.com के लिए। मैं राजनीति.com के फाउंडर मनोज कुमार अग्रवाल और मोहित क्वात्रा जी का धन्यवाद करूंगा। और धन्यवाद इसका बात के लिए नहीं कि मेरा इंटरव्यू लिया, ये नया सब्जेक्ट उन्होंने जो चूज़ किया है, ये मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस टाइप का कोई दिल्ली में इस टाइप का कोई फाउंडेशन नहीं था। ये फर्स्ट टाइम मैं फाउंडेशन ऐसा देख रहा हूँ, और मेरा इंटरव्यू लिया उसके लिए तो धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच।